ओके सो लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी सैटरडे तक हमने कलर कोड तक चीजें कंप्लीट कर दी थी। आपको कलर कोड भी लिखवा दिया था, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर, बस उसे मैं वाइंड अप कर दूं। कलर ऑफ कार्बन रजिस्टर। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। लास्ट सैटरडे जो क्लास हुई थी भाई, मैं शायद इस वीक से आपकी क्लासेस कुछ कम कर रहा हूँ। अब हमें इतनी क्लासेस की जरूरत नहीं है, अब आपको सेल्फ स्टडी की ज्यादा जरूरत है। सिलेबस कम हो गया है, मेजर टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं, कोई बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं हमारे सिलेबस में। कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स, देखो कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स में कुछ कोड्स लिखे थे मैंने अलग अलग कलर्स के। सो कलर्स के कोड याद रखने के लिए एक सेंटेंस होता है। ये सेंटेंस है कलर याद रखने के लिए कि किस कलर के लिए क्या नंबर आप यूज करेंगे। इट्स बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन। जो भी मैं कैपिटल से लिख रहा हूं ना, बस वो कोई कलर है। वेरी गुड वाइफ, ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस से आप कलर कोड याद रख सकते हैं। तो देखो बीबी रॉय जो है, पहला है ब्लैक। अब मैं कोड लिख रहा हूं, मैंने पहले भी लिखे, लेकिन क्वेश्चंस कराने के लिए दोबारा कोड लिखना पड़ेगा। बी, दूसरा बी ब्राउन, आर इज रेड, ओ फॉर ऑरेंज। आप ऐसे लिखोगे सेंटेंस से, ऐसे आप कोड लिखेंगे। वाई इज येलो, जी इज ग्रीन। अब देखो आर ई ए टी से कुछ नहीं आएगा। अब जहां जहां कैपिटल बी थे सिर्फ वो आपको कलर शो करेंगे। कैपिटल बी ब्लू, वी इज वायलेट, जी इज ग्रे, डब्ल्यू इज वाइट। तो ये सारे कलर्स हो गए। हर कलर का एक स्पेसिफिक कोड है। कोड दो तरह से याद रखने हैं, जीरो भी याद रखना है और ये भी याद रखना है हम पावर्स भी यूज करेंगे तो 10 रेज पावर 0। ब्राउन का कोड 1 है, 10 रेज टू द पावर 1। रेड का कोड 2 है, इट्स 10 रेज टू द पावर। ऑरेंज का कोड 3 है, दिस इज 10 रेज टू द पावर 3। येलो का कोड 4 है, सो इट्स 10 रेज टू द पावर 4। ग्रीन का कोड 5 है, सो इट्स 10 रेज टू द पावर 5। ब्लू का कोड 6 है, सो इट्स 10 रेज टू द पावर 6। वायलेट का 7, इट्स 10 रेज पावर 7। ग्रीन का 8, इट्स 10 रेज टू द पावर 8। वाइट का 9, सो दिस इज 10 रेज टू द पावर। ये हर कलर का कोड याद रखना है। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखनी है, टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है इस मेथड से जो भी आप कैलकुलेट करेंगे उसमें कितना एरर होगा, दैट्स टॉलरेंस। सो अगर गोल्ड है, गोल्ड का मतलब होता है टॉलरेंस इज प्लस माइनस 5। गोल्ड है दैट मीन्स टॉलरेंस इज प्लस माइनस 5% का एरर है। अगर सिल्वर, देन टॉलरेंस इज प्लस माइनस 10%। कोई कलर नहीं है, प्लस माइनस 20%। अब देखिए इसको यूज कैसे करते हैं। ये तो कोड्स हो गए और कोड को याद रखने का मेथड होगा। यूज करने का तरीका है कि मान लीजिए आपको एक कार्बन रजिस्टर दिया हो। रजिस्टर बहुत कॉमन एलिमेंट है। अगर कभी आपने कोई चार्जर देखा जो चार्जर टूटा हुआ है, तो उसमें सिलेंड्रिकल से सर्किट एलिमेंट्स लगे होते हैं। उन पर कलर अलग अलग कलर्स की स्ट्राइप्स पड़ी हुई होंगी। उन सर्किट एलिमेंट्स को आप कार्बन रजिस्टर कहते हैं।
या अगर आपने कभी कोई इंस्ट्रूमेंट टूट जाता है, कोई कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, टेप रिकॉर्डर टूट गया, टीवी टूट गई, इसमें आपको दिखेगा कि सिलेंड्रिकल से एलिमेंट्स हैं जिसमें कलर्स, अलग अलग कलर्स की स्ट्राइप्स लगी हुई होती है। वो एलिमेंट्स आपके रजिस्टर्स हैं, कार्बन रजिस्टर्स हैं। उसमें यूजुअली 3 स्ट्राइप्स मिलेंगी आप आगे, और एक स्ट्राइप लास्ट में। तो अलग अलग कलर्स की है, रेड ग्रीन मान लो, ब्लू कर दिया, गोल्ड कर दिया। तो ये हर कलर की स्ट्राइप लगाने का मतलब है आप एक पर्टिकुलर नंबर लिखो, तो वहां से आप पता लगा सकते हैं कि इसका कोड क्या, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। जैसे जो फर्स्ट स्ट्राइप है ये आपको फर्स्ट डिजिट देगी, फर्स्ट स्ट्राइप हमेशा फर्स्ट डिजिट देती है। सेकेंड स्ट्राइप आपको हर हाल में सेकेंड डिजिट देगी। थर्ड स्ट्राइप आपको थर्ड डिजिट देगी, सॉरी, थर्ड स्ट्राइप आपको नंबर ऑफ जीरोस देगी। और जो लास्ट वाली स्ट्राइप है ये आपको टॉलरेंस देगी। तो बस ऐसे डी कोड कर लेते हैं कि फर्स्ट स्ट्राइप फर्स्ट डिजिट दे देगी, सेकंड स्ट्राइप सेकंड डिजिट दे देगी, थर्ड स्ट्राइप आपको बताएगी जीरोस कितने हैं, और लास्ट वाली स्ट्राइप आपको टॉलरेंस बता देगी कि एरर कितना है। एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए मैंने ये आपको एक कार्बन रजिस्टर दिया, अलग अलग कलर्स की मैंने इसमें स्ट्राइप्स लगा दी। जैसे मान लीजिए पहली स्ट्राइप मैंने रेड लगा दी, दूसरी स्ट्राइप मैंने येलो कर दी, तीसरी जो स्ट्राइप है वो मैंने ब्लू कर दी, और लास्ट वाली जो स्ट्राइप है ये मान लो कुछ गोल्ड कलर की लास्ट स्ट्राइप। सो पहली स्ट्राइप रेड कलर की है, दूसरी जो स्ट्राइप है वो येलो कलर की है, तीसरी जो स्ट्राइप है वो ब्लू कलर की है, और लास्ट जो स्ट्राइप है उसका कलर गोल्डन, गोल्डन कलर की स्ट्राइप। तो अब जब आप रेजिस्टेंस लिखोगे, देखो पहली स्ट्राइप पहला डिजिट बता रही है, तो देखो यहाँ से रेड का कोड क्या है 2, तो ये 2 हो गया। येलो देखो, येलो का कोड क्या है 4, 4 हो गया। थर्ड स्ट्राइप डिजिट नहीं देगी, नंबर ऑफ जीरो देगी, तो ब्लू है, ब्लू के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं 6, 10 रेज पावर 6, ये रेजिस्टेंस हो गया। प्लस माइनस लास्ट वाली जो स्ट्राइप है वो एरर बताती है, गोल्ड का मतलब है 5% का एरर। ऐसे आप डी कोड कर लेंगे। अगर आपको हालांकि इस साल कार्बन रजिस्टर सिलेबस से हटा दिए गए तो बोर्ड्स में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट छोटा सा टॉपिक है, पता होना चाहिए कैसे यूज करते हैं। डाउट्स बताइए मुझे इसमें अगर कोई डाउट है, नहीं तो फिर आगे बढ़ता है। सॉरी वो चैट रूम बंद था, अब बताइए चैट रूम में अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है कहीं। सॉरी चैट रूम डिसेबल हो गया था, अब अनेबल्ड है। कोई डाउट्स, कोई परेशानी? लास्ट एग्जाम्पल देखिए शिवा, लास्ट एग्जाम्पल में ना आपको स्टार्टिंग में 3 कलर्स की स्ट्राइप दी है, लास्ट में एक और कलर की स्ट्राइप। तो फर्स्ट कलर की स्ट्राइप फर्स्ट डिजिट शो करती है, तो फर्स्ट कलर की स्ट्राइप कैसी है, रेड, रेड के लिए डिजिट क्या था 2, तो 2 लिख दिया। सेकेंड जो कलर की स्ट्राइप है वो सेकेंड डिजिट शो करेगी, तो सेकेंड कलर क्या है येलो, येलो का डिजिट क्या है 4, तो 24 इंटू। थर्ड जो स्ट्राइप है वो नंबर ऑफ जीरोस बताएगी, ब्लू, 10 रेज पावर 6 प्लस माइनस। लास्ट में क्या दिया हुआ है गोल्ड, गोल्ड आपको बताएगा टॉलरेंस प्लस माइनस 5%। बस कलर्स को डीकोड करते चला जाओ, पहला डिजिट देगा, दूसरा डिजिट देगा, तीसरा नंबर ऑफ जीरो देगा, लास्ट वाला एरर देगा। शिवा, अच्छा, सकलेन 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, 3 से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, 3 से ज्यादा कभी नहीं होगा।
तो देखो जीशान, ये तो हर कलर का कोड है जो आपको याद रखना है। ऊपर जो सेंटेंस लिखा है वो कोड याद रखने का तरीका है। ये आपको याद रखना होगा कि येलो का 4 है, ग्रीन का 5 है, ब्लू का 6 है। अब हमें एक कार्बन रजिस्टर दिया है। फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड जो है आपके पास, फर्स्ट जो स्ट्राइप होगी वो पहला डिजिट बताएगा, दूसरी स्ट्राइप दूसरा डिजिट, तीसरी स्ट्राइप नंबर ऑफ जीरोस, आखिरी वाली जो स्ट्राइप है वो टॉलरेंस बताएगा। जैसे आपको ये रजिस्टर दिया है, पहली स्ट्राइप रेड कर दी, दूसरी येलो है, तीसरी ब्लू है, चौथा गोल्ड है। निशान रिपीट ही कर रहा हूँ। जो स्ट्राइप है, पहली स्ट्राइप रेड दी हुई है, दूसरी येलो, तीसरा ब्लू और आखिरी वाला गोल्ड। तो यहां से चेक करके बताओ जीशान, रेड के लिए क्या कोड है? जल्दी से चेक करो कि रेड के लिए नंबर क्या होगा। जीशान जरा चेक करो रेड के लिए नंबर क्या है। जीशान इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सीधी सीधी सी चीज है। बस यहाँ देख लो रेड के लिए नंबर क्या है। रेड है, रेड के लिए नंबर इज 2, तो 2 ले लिया। येलो है, येलो के लिए नंबर इज 4, तो 4 ले लिया। ब्लू है, ब्लू के लिए पावर इज 6, तो 10 पावर 6 ले लिया। लास्ट में गोल्ड है, गोल्ड आपको बता देगा कि एरर कितना है, टॉलरेंस क्या है। इतना लिख लीजिए। हाँ जी दिशान, हुआ कुछ क्लियर? हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, इस साल ये सिलेबस से हटा दिया गया। ये आपके इस साल बोर्ड्स एग्जाम्स में नहीं है। चलिए इसे हटाते हैं। इसके बाद एक आखिरी टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, हाँ ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक। सो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और ये अच्छा खासा वेटेज होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। किरचॉफ लॉ के बाद अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बहुत चांसेस होते हैं क्वेश्चंस आने के, दैट इज दिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में दो तीन टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक है आपका मीटर ब्रिज, दूसरा आपका टॉपिक है विच इज पोटेंशियोमीटर। इसके बाद एमीटर और वोल्ट मीटर भी होता है, लेकिन वो सब चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 3 में सिर्फ ये दो इंस्ट्रूमेंट्स करने हैं, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। इसे लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। भाई इन दोनों का अच्छा खासा, लाइक एग्जाम्स में एक इंस्ट्रूमेंट जरूर होता है। तो आपके सिलेबस में 7-8 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें से दो ये हैं। तो इंस्ट्रूमेंट एक जरूर आता है 3 मार्क्स। तो इनको तो मैं हर साल स्टूडेंट से यही कहता हूँ, इन टॉपिक्स को तो ऐसे करो कि आने ही वाला ब्रिज आएगा ही आएगा, पोटेंशियोमीटर आएगा ही आएगा। सो इसको मैं रब कर दूं, नाम तो लिख ही लिया होगा। अब देखिए मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे आप यूज करेंगे अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। जहां भी अननोन रेजिस्टेंस मेजर करना है उसके लिए आप मीटर ब्रिज यूज करोगे। और ये मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। इट इज अ डिवाइस used to measure unknown resistance it is based निशान बस ये नाम लिखा था,
बस मीटर ब्रिज लिख लो, उसमें कुछ था नहीं। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर दो नाम थे, बस वो हेडिंग डाल लो, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस डिवाइस को आप यूज करोगे अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। प्रिंसिपल देखिए मीटर ब्रिज का, सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है कि इफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, if Wheatstone bridge is balanced, then अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो P बाय Q का रेशियो R बाय S लाइक रेजिस्टर्स के रेशियोज इक्वल हो जाए। तो बैलेंस्ड ब्रिज आप यहां बना सकते हो। सो ये रेजिस्टेंस P है, ये रेजिस्टेंस Q है, दिस इज R, दिस इज S, और यहां हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। मैं इतना तो एक्सपेक्ट करूंगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज में करा चुका था, तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपको याद होगा कि अगर ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो P बाई P और Q का रेशियो R और S के रेशियो के इक्वल होगा। एक चीज और है, जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं आता। तो मीटर ब्रिज को आप यूज करेंगे अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। ये बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर। जो भी आपने व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए सीखा था उस सबको एज इट इज मीटर ब्रिज में लगा। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन। तो अभी तो शायद कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना समझ में आए। कंस्ट्रक्शन में आपको सिर्फ इतना काम करना है कि जहां जहां व्हीटस्टोन ब्रिज में स्ट्रेट वायर्स थी, उन स्ट्रेट वायर्स को थिक कॉपर स्ट्रिप से कनेक्ट कर दो। कंस्ट्रक्शन में सिर्फ इतना करते हैं आप कि जो स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर, इसे थिक कॉपर स्ट्रिप से रिप्लेस कर दो। थिक कॉपर स्ट्रिप। अभी एग्जाम में एक बार ये आया हुआ है कि कॉपर स्ट्रिप थिक क्यों रखते हैं, थिन क्यों नहीं रखते हैं। रीजन सिर्फ इतना है कि रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी थिक स्ट्रिप्स लोगे एरिया उतना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। अच्छा भाई, इसके बाद पॉइंट्स को नाम भी दे दो। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी एंड दिस वन इज। तो आपको सिर्फ इतना काम करना है कि देखो ए और बी पॉइंट के बीच में पी रजिस्टर है। अब ये जो ए और बी आप ड्रॉ करोगे, ये जो वायर्स थी ना, इन वायर्स को मैंने कॉपर स्ट्रिप से रिप्लेस कर दिया। सिर्फ इतना चेंज आता है। ये जो वायर्स हैं, उन वायर्स को मैंने कॉपर स्ट्रिप से रिप्लेस कर दिया। बस इतना चेंज आता है।
तो ये आपका मीटर ब्रिज होता है। अब देखो रजिस्टर्स कैसे कैसे कनेक्टेड है। इस पॉइंट को मैं कहूंगा दिस इज पॉइंट ए। अब सिखाया था आपको जो भी पॉइंट स्ट्रेट वायर से कनेक्टेड है वो ए है। ये कॉपर स्ट्रिप स्ट्रेट वायर की तरह काम करे तो ये भी पॉइंट ए होगा और ये भी पॉइंट ए है। इस पॉइंट को हम बी कहते हैं, इस पॉइंट को सी कहते हैं, तो ये वाला पॉइंट भी सी हो जाएगा। जैद को समझ नहीं आया। जैद कहां से नहीं समझ में आया? हाँ जैद, तो एग्जैक्टली बताओ कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? प्रिंसिपल से। जैद व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है? जैद व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है? हाँ, तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज था वही इसका प्रिंसिपल है। मीटर ब्रिज और कुछ नहीं है। जब आप व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रैक्टिकली ड्रॉ करते हैं तो उसे आप मीटर ब्रिज कहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज इज बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज। पढ़ा था ना, व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 रजिस्टर्स होते हैं, पी क्यू आर एस। फिफ्थ की जगह गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो पी और क्यू का रेशियो आर और एस के रेशियो के इक्वल होता है। ये तो प्रिंसिपल है। जैद यहां तक आया समझ में? ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज रिपीट किया। अब जब इस व्हीटस्टोन ब्रिज से मीटर ब्रिज बनाओगे तो सिर्फ इतना काम करना होता है कि जहां जहां स्ट्रेट वायर्स थी वहां वहां कॉपर की थिक स्ट्रिप्स यूज कर दो। ये वायर है ना यहाँ से यहाँ तक, इसकी जगह कॉपर की स्ट्रिप यूज कर लो। ये वायर है, इसकी जगह कॉपर की स्ट्रिप यूज कर लो। यहाँ कॉपर की स्ट्रिप यूज कर लो, इधर कॉपर की स्ट्रिप यूज कर लो। तो जहां जहां स्ट्रेट वायर्स थी हटा दो स्ट्रेट वायर और कॉपर की स्ट्रिप यूज कर लो। तो मैंने कॉपर की स्ट्रिप यूज कर। अब रजिस्टर्स लगाना, तो ये कॉपर स्ट्रिप्स हो गई। ए और बी की सी के बीच में एक वायर कनेक्ट कर दी मैंने। अभी देखेंगे ये वायर है क्या चीज। और जैसे यहाँ एक सेल कनेक्टेड था, एक सेल लगा दिया। आपको सिखाया था मैंने कि अगर एक कॉपर या कंडक्टर का पीस दिया हुआ है, हर पॉइंट जो बिना ब्रेक के आ रहा है वहां पोटेंशियल सेम होता है, तो सारे पॉइंट्स आइडेंटिकल। ये वाला ये वाला ये वाला सब ए। इसे ए नहीं कह सकता क्योंकि गैप आ गया। इसे बी कह दिया, ये सब सी। अब देखो यहाँ तुम्हें ए पॉइंट मिल गया, बी पॉइंट मिल गया। ए और बी के बीच में रजिस्टर क्या था? पी। तो यहाँ रजिस्टर पी लगा दिया। ज्यादा अब यहाँ देखकर बताओ मुझे, बी और सी के बीच में कौन सा रजिस्टर है? जैद बी और सी के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है? क्यू। इसको क्यू कह देते हैं। हाँ जी, ये क्यू हो गया। अब किसकी जरूरत है? आर और एस की जरूरत है। तो आर और एस ये ना एसी, ये जो एसी वायर है इसी वायर से आर भी बन जाएगा और इसी वायर से एस भी बन जाएगा। इस वायर का एक पोर्शन आर की तरह बिहेव करेगा, दूसरा पोर्शन एस की तरह बिहेव करेगा। अब कितना पोर्शन आर होगा कितना एस होगा देखो, जरा सुनो। अभी 5 मिनट दिमाग से यहाँ लगाओ वरना फिर चीजें बिगड़ जाएंगी। तुम्हें करना क्या है, ए और सी से क्या करना है भी बताओ मुझे। ए सी में से कौन से 2 रेजिस्टेंस ढूंढने हैं? ए सी में से कौन से 2 रेजिस्टर्स ढूंढने हैं आपको? एक आर ढूंढना है और एक। अब देखो आर और एस ढूंढेंगे कैसे? देखो बी से एक गैल्वेनोमीटर जा रहा था, यहां मैंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। जरा बताओ गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास होता है? जब गैल्वेनोमीटर को डी पॉइंट पर कनेक्ट किया हुआ है तो गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास होता है? तो अगर आपने गैल्वेनोमीटर को डी पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगा। तो आपने क्या किया, गैल्वेनोमीटर का एक एंड डी से कनेक्ट किया, दूसरा जो एंड है उस एंड को रखा फ्री। आपने आपको ढूंढना क्या है? डी पॉइंट ढूंढना है। क्योंकि एक बार डी मिल गया यहाँ पर तो मैं पता चल जाएगा डी के लेफ्ट में आर है और डी के राइट में एस है। तो डी पॉइंट ढूंढने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, डी पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं हो। तो आपने ये जो दूसरा एंड था वायर का, इस एंड को ए पर कनेक्ट किया। भाई करंट आ रहा है तो ये डी पॉइंट नहीं है। आपने वायर को ए से लेकर सी तक
हर पॉइंट पर कनेक्ट करना शुरू किया। लाइक आप वायर को इस वाले जो फ्री एंड है ना गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड, इसे ए से लेकर सी तक लेकर जा रहे हैं, हर जगह कनेक्शन बता रहे हैं ए और सी के बीच में, और आपका एम ये है कि आपको वो पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो। तो मान लीजिए कोई एक पॉइंट मिल गया जिस पॉइंट के लिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो, आप घुमा रहे हैं ए से लेकर सी तक, कहीं एक पॉइंट आ गया, ये ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के लिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ गया, इस पॉइंट को आप पॉइंट डी कहो, इस पॉइंट को आप कहेंगे दैट दिस इज पॉइंट डी। ये समझ में आया डी पॉइंट कैसे मिला? मतलब देख कर नहीं मिलेगा कि ये रहा डी, टच कर दो, मिलेगा ऐसे ए से लेकर सी तक हर जगह टच करते हुए चलो, जिस पॉइंट पर टच करके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो, वो डी पॉइंट। और डी के लेफ्ट में रेजिस्टेंस का क्या नाम है? आर। डी के राइट में रेजिस्टेंस का क्या नाम है? एस। तो इतना पोर्शन आर हो गया, इतना पोर्शन एस हो गया। यहां तक बताओ, इतनी बात समझ में आई तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये कम से कम 3 मार्क्स, और बहुत बुरा हाल हुआ तो 5 मार्क्स। ऐसे करना मीटर ब्रिज को। पता है अक्सर आप में से कई लोगों को नहीं समझ में आता, तो उसका रीजन सिर्फ ये होता है कि जब मैं समझा रहा था तो दिमाग कहीं और था। ऐसे ही होता है, दिमाग कंट्रोल नहीं रहता ना, जब मैं समझा रहा हूँ तो दिमाग कहीं और है, वो चीज़ छूट जाती है तो चला गया। और मैं बार बार कहता हूँ, जितना मैं लिख रहा हूँ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो मैं बोल रहा हूँ, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वो नहीं सुना ढंग से तो छूट जाएगा। देखो आयशा, डी पॉइंट का क्या होगा भाई? आयशा यहाँ देख कर बताओ मुझे, डी पॉइंट के पर अगर आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया तो करंट कितना आ जाता है गैल्वेनोमीटर में? आयशा, अगर डी पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया तो करंट कितना आएगा? जीरो। जैसे आप गैल्वेनोमीटर करंट करेंगे, कनेक्ट करोगे डी पॉइंट पर, करंट इज जीरो। मुझे डी पॉइंट ढूंढना है, तो मैंने गैल्वेनोमीटर का एक एंड तो बी पर कनेक्ट कर दिया, दूसरा एंड फ्री रखा, वायर है ना, फ्री है। वायर को मैं ए से लेकर सी तक मूव करा रहा हूँ, हर जगह टच करा के देख रहा हूँ, यहाँ कनेक्ट कराया, यहाँ कनेक्ट कराया, यहाँ कराया, यहाँ कराया, कहीं भी जीरो नहीं आ रहा करंट, कहीं भी करंट जीरो नहीं आ रहा। डी पॉइंट पर जाकर एकदम से करंट जीरो हो गया। करंट जीरो होने का क्या मतलब है? गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो गया, करंट जीरो हो गया दैट मीन्स आपको डी पॉइंट मिल गया। जहां करंट जीरो हो जाए वो तुम्हारा डी है, इसे नल पॉइंट भी कहते हैं। दैट्स डी। डी। अब क्लियर हुआ यहां तक आयशा? डी के लेफ्ट वाले को रेजिस्टेंस आर कहा, डी के राइट वाले को एस कहा। हुमा, आप बताइए कहाँ कहाँ डाउट आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम? हुमा फिरदौस, एक बार बताओ मुझे कहाँ प्रॉब्लम एग्जैक्टली? कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ प्रॉब्लम है वो चीज़ मैं बहुत लाइटली बता दूँ, मैं बाकी सब पर स्ट्रेस दे रहा हूँ। हुमा फिरदौस, यार तुम लोग क्वेश्चन पूछ कर आए हो जैसे। हुमा, तुमने व्हीटस्टोन ब्रिज करा है मेरे साथ कभी? हुमा फिरदौस, हुमा फिरदौस, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है आपने या नहीं पढ़ा? भाई आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो बताओ मैं कैसे आपके डाउट्स लूंगा और कैसे मैं समझाऊंगा? मतलब ये कभी भी क्वेश्चन नहीं होता कि ये टॉपिक रिपीट कर दीजिए, क्वेश्चन ये होता है प्रिंसिपल रिपीट कर दीजिए, कंस्ट्रक्शन रिपीट कर दीजिए, नल पॉइंट समझ में नहीं आया, पी क्यू कैसे, ये समझ में नहीं आया। कभी भी क्वेश्चन ये नहीं हो सकता कि रिपीट कर दीजिए। रिपीट करने का मतलब है कि आपको पता ही नहीं है, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अगर आ जाना चाहिए था, नहीं आया दोबारा। हाँ, ये हुआ ना बात। तो सुनिए, नल पॉइंट में कई लोगों को प्रॉब्लम है, तो देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है पूरा,
इस व्हीटस्टोन ब्रिज से आपको मीटर ब्रिज, इस व्हीटस्टोन ब्रिज से आपको मीटर ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज से मीटर ब्रिज बनाने का सिर्फ इतना तरीका है, जहां जहां ये वायर लगी हुई है, वायर की जगह कॉपर की थिक स्ट्रिप्स लगा दो, बाकी सारा का सारा एज इट इज आ जाएगा। जहां जहां वायर है, वायर की जगह कॉपर की थिक स्ट्रिप्स लगा दीजिए। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? तो जहां जहां वायर है, स्ट्रेट वायर, उसकी जगह बहुत थिक कॉपर की स्ट्रिप्स लगा दीजिए। आप सिर्फ इतना काम करिए। तो देखिए, ये तो पॉइंट्स को नाम तो अपनी मर्जी से दे सकते हैं। हुमा, आप पूछ रही थी नाम कैसे दिए, ABCD तो अपनी मर्जी से दे सकते हैं। अब यहाँ से मैंने लगाना शुरू किया, किसी किसी भी पॉइंट को ए कह दिया, जैसे ए कह दिया, तो मैं पता है ए और सी के बीच में सेल कनेक्टेड होता है, तो जहाँ सेल है वहाँ एक पॉइंट ए आया, दूसरा पॉइंट सी आया, सेल को ए और सी के बीच में कनेक्ट कर। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, क्योंकि जितने भी कंडक्टर से पॉइंट्स कनेक्टेड होते हैं सेम पोटेंशियल। इसे कुछ और नाम देना था, बी दे दिया। ये सी था तो ये भी सी था। यहाँ देखो, ए और बी के बीच में कौन सा रजिस्टर है, पी, तो ए और बी के बीच में पी रजिस्टर लगा दिया। बी और सी के बीच में कौन सा रजिस्टर है, क्यू, तो बी और सी के बीच में क्यू लगा दिया। अब कौन से रजिस्टर्स बचे हुए हैं, आर और एस नहीं पता, तो ये जो वायर है, एसी जो वायर है, इसी वायर से आर भी बनेगा और एस भी बनेगा। ये जो वायर है एसी, इस वायर से आर और एस भी बनेगा। तो देखो आर और एस कैसे मिलेगा वायर से, भाई ऊपर वाला पोर्शन समझ में आया सबको? जहां ना समझ में आया करे वही रोका करो, इंतजार मत किया करो कि टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर पूछेंगे, तुम्हारा टाइम खराब होता है। यहाँ तक आया समझ में? अब शाहीन, पी बाई आर इज क्यू बाई एस। शाहीन, एक बात बताओ मुझे, वैसे तो पी बाई क्यू इज आर बाई एस लिखते हैं, लेकिन अगर इसी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पी बाय आर और क्यू बाय एस हो जाएगा। कोई फर्क है दोनों में? अगर इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पी बाय आर और क्यू बाय एस हो जाएगा। क्या फर्क है दोनों में कुछ भी? शाहीन परवीन, नहीं, एक ही चीज, एक ही चीज। अब सारा काम रह गया डी ढूंढने का। डी वो पॉइंट है जिस पॉइंट के कोरोस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं हो। तो मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर के एक एंड, देखो यहाँ पर, देखो डायग्राम, ये है मेन डायग्राम जिससे मैं इसे बना रहा हूँ। मैं इस व्हीटस्टोन से मीटर ब्रिज बना रहा हूँ, तो ये बी है। डी गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था बी और डी के बीच में, और गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाता जब ब्रिज बैलेंस। तो गैल्वेनोमीटर का एक एंड मैंने बी पर कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड मैंने बिल्कुल फ्री रखा, तो वो फ्री एंड है, कहीं नहीं जाता। अब इस फ्री एंड को मैं ए से लेकर सी तक चलाता चला जा रहा हूँ। जो फ्री एंड है ना डी, इसको ए से लेकर सी तक मूव करा, मूव कराते कराते ये फ्री एंड कहीं आएगा, मान लो डी पर आ गया। मुझे वो पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट पर करंट जीरो हो जाए। भाई मैंने यहाँ रखा, गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो नहीं है, डिफ्लेक्शन आ रहा है। गैल्वेनोमीटर लैब में देखा होगा आपने, एक मीटर होता है जिसमें एक नॉब लगी हुई होती है। आपको चाहिए वो कंडीशन जब नॉब का डिफ्लेक्शन जीरो। मैंने पहले यहाँ रखा वायर को, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है, दैट मीन्स डी पॉइंट नहीं मिला। डी पॉइंट वो पॉइंट होगा जिसके लिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो है। मैंने कहीं और टच किया, कहीं और टच किया, मैं टच करता चला गया, और करते करते एक पॉइंट आया जिस पर पॉइंट पर आते ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। तो जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो हुआ उस पॉइंट को आप नल पॉइंट कहोगे। इसके लेफ्ट वाला जो रेजिस्टेंस, जो भी पोर्शन होगा उसका रेजिस्टेंस आर है। राइट, डीसी के बीच में क्या था, एस, तो डीसी के बीच में एस। सो नल पॉइंट वो पॉइंट है जिसके कोरोस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होता है। यहां तक आया समझ में? हुमा, जिशान, रेशम, अच्छा, ये नल पॉइंट है। नल पॉइंट मीन्स वो पॉइंट जिसके कोरोस्पॉन्डिंग गैल्वेनो में डिफ्लेक्शन जीरो। और ये बहुत अच्छी आदत होती है डाउट्स पूछना, लेकिन डाउट्स ना बहुत प्रिसाइज होने चाहिए, तभी आपको फायदा होगा।
अगर आप सिर्फ ये कहो रिपीट कर दीजिए, मैं 10 बार भी रिपीट कर दूँ ना तब भी यहाँ तक कुछ नहीं जाएगा। तब आपको पता ही नहीं कि कहाँ नहीं समझ में आया, इसका मतलब दिमाग था ही नहीं यहाँ। जब भी डाउट्स पूछो बहुत प्रिसाइज पूछो, चाहे आप सारी चीज़ें मुझसे एक एक करके पूछ लो। डेफिनेशन नहीं समझ में आई, प्रिंसिपल नहीं समझ में आया, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं समझ में आ रहा, कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ नहीं समझ में आया, डी पॉइंट नहीं समझ में आया, सब पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम, लेकिन एक 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 करके लिखिए ताकि आपको पता हो कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा जी, ये मिल गया आपको। अब यहाँ पर ना कनेक्शंस बनाने के लिए वायर ही तो है, वायर को ही तो कनेक्ट करना है अलग अलग जगह। अब उस कनेक्शन बनाने के लिए तुम डायरेक्ट वायर भी लगा सकते हो, लेकिन कन्वीनियंट होता है कि वायर ना टच करो। वायर को एक पेन टाइप मटेरियल होता है जिसे जॉकी कहते हैं, जो एरो है ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम जॉकी। इस इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ इसलिए यूज करते हैं ताकि आप कनेक्शंस बना पाए। तो आप यही करो ना, वायर को ए से लेकर सी तक हर जगह टच करा रहे हो, देख रहे हो कि भाई किसके कोरोस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो है। तो आप चाहें तो डायरेक्टली वायर को एसी से टच करा सकते हैं, या बेहतर होता है कि जॉकी ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है पेन की तरह कि आप जॉकी के एक एंड को वायर से बांध दो, दूसरे एंड को जहां टच कराना है, ए पर टच कराना है तो इस नॉब को ए पर ले दो, सी पर टच कराना है तो इस नॉब को सी पर ले दो, जहां ले जाना है टच कराना है वहां इस नॉब को टच कर दो। तो ऐसी डिवाइस को जॉकी कहते हैं। तो जॉकी जस्ट एक पेन की तरह मटेरियल जिसे कनेक्शंस बनाने के लिए यूज करते हैं। यहाँ तक बताइए, ये आया सबके समझ में, तभी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, तो वायर एसी है ना, जो एसी वायर है, इस वायर एसी की लेंथ 1 मीटर, जो पूरी एसी वायर है इसकी लेंथ इज 1 मीटर। तो इसे 1 मीटर ना लिखकर अब मैं इसको ऊपर बना देता हूँ, नीचे बहुत जगह नहीं है। 1 मीटर लेंथ है, मतलब 100 सेंटीमीटर लेंथ है, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। इसे मीटर ब्रिज इसीलिए कहते हैं क्योंकि वायर की लेंथ इज 1 मीटर। अगर लेंथ 1 मीटर है इसीलिए आप इसे मीटर ब्रिज कहेंगे, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। अब देखो, डी के लेफ्ट में, यहाँ तक लिख लो, ड्रॉ कर लो, यहाँ तक कोई परेशानी है तो बताओ, फिर थ्योरी एंड वर्किंग करेंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस आता कैसे। तो कुछ चीजें और याद रख लीजिएगा। P इज रेजिस्टेंस ऑफ लेफ्ट गैप, रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप। शाहीन, चॉइस ही नहीं है, यहाँ चॉइस ही नहीं है कि 1 मीटर के अलावा आप कुछ ले लें। वायर, जब भी आप मीटर ब्रिज खरीद के लाओगे लैब में, हमेशा वायर 1 मीटर की हो। अगर आप कोई और भी ले लें तो फिजिक्स पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूजुअली जब हम लेते हैं वायर तो 1 मीटर की वायर लेते हैं। शाहीन का हो गया। हबीब, वायर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर वायर इन ब्रिज और सेम वायर। नहीं, ये कॉपर वायर नहीं है, ये कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन की वायर होती है। इसका रीजन ये है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बहुत तेजी से ना भागे। तो ये कॉपर की वायर नहीं है, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन कुछ अलॉयज होते हैं उनकी वायर है। हबीब रहमान। नायला, आर एंड एस को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट नहीं करते। नायला, सिंबॉलिकली कैसे? रेजिस्टर्स, अच्छा अच्छा, ये वाला सिंबल, इसकी बात कर रही हो नायला, ऐसे? नहीं नहीं, वो सिर्फ इसलिए नहीं करते कि जो तुम्हारा सर्किट है ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगेगा, इसलिए नहीं लगाते। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो लगा दो, जैसे यूजुअली नहीं लगाएगा। आप लगा दें तो गलत नहीं। और क्यू है रेजिस्टेंस इन राइट गैप। और बताइए, डाउट्स बताइए और। भाई इसे तो ऐसे करो, ये 5 मार्क्स में आने वाला है। जैद, सकलैन, खुशी,
अरमान, आमिर, मुमताज, क्लियर है सब? अच्छा, अब देखिए इसके बाद आपको मान लीजिए ये रेजिस्टेंस अननोन है, ये रेजिस्टेंस चाहिए। तो रेजिस्टेंस के लिए मुझे किसी तरह से आर और एस की वैल्यू चाहिए। तो देखो जरा थ्योरी ऑफ वर्किंग, देखो कि मीटर ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस मेजर कैसे करें। और याद रखिएगा मीटर ब्रिज के जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उन न्यूमेरिकल्स में आपको मीटर ब्रिज ड्रॉ कर कर दिखाना होगा। अगर न्यूमेरिकल आता है तो ड्रॉ करने के मार्क्स होते हैं। सो ये जो ए से लेकर डी तक का पोर्शन है, इस पोर्शन की लेंथ x है। डी से लेकर सी तक का जो पोर्शन है इसकी लेंथ 100 माइनस एक्स। ए से डी तक के पोर्शन की लेंथ x है, डी से सी तक के पोर्शन की लेंथ 100 माइनस एक्स। तो यहाँ पर एक स्केल लगा होता है मीटर ब्रिज में, जिस स्केल से आप मेजर कर सकते हैं। भाई टोटल 100 था, आपने स्केल से मेजर कर लिया, ये x कुछ भी हो सकता है x, और बाकी 100 माइनस एक्स। तो यहाँ आप लिख सकते हो R is resistance, R is resistance corresponding to length x of wire। वायर की जो लेंथ x है उसके कोरोस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस R है। और S जो रेजिस्टेंस है, S is resistance corresponding to length 100 minus x। तो 100 माइनस एक्स लेंथ के कोरोस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस है दैट इज S। मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं यहाँ, स्मॉल आर। स्मॉल आर इज रेजिस्टेंस पर यूनिट, रेजिस्टेंस पर यूनिट। भाई अगर यहाँ प्रिंसिपल वगैरह आप लोगों ने लिख लिया है तो बताइए, मुझे स्पेस चाहिए, थोड़ा रब करना होगा। प्रिंसिपल रब कर दूं? निशान लिख लिया, रब कर दूं प्रिंसिपल? अब अगर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस आर है, मींस 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आर है, स्मॉल आर, तो कैपिटल आर को क्या लिख सकते हो, कोई बताएगा मुझे? भाई स्मॉल आर क्या है? 1 सेंटीमीटर अगर लेंथ ले रहे हो, उसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो एक्स सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? अरे भाई बताओ, यूनिट 1 सेंटीमीटर का स्मॉल आर है, एक्स का कितना होगा एक्स सेंटीमीटर का? हाँ, तो कैपिटल आर क्या था? एक्स लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, जिसे आप सिंपल क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू आर। भाई 1 सेंटीमीटर का है ना, 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस स्मॉल आर। 2 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 आर। 3 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 आर। एक्स सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स आर। दैट्स कैपिटल आर। इसी तरह से अगर आप क्यू लेंगे, क्यू नहीं एस। भाई ये आया सबके समझ में? यूनिटरी मेथड ये कुछ ऐसा है, एक बॉल 2 रुपए की है तो 10 क्या होगी, मल्टीप्लाई करोगे। 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो एक्स के लिए क्या करेंगे, एक्स लेंथ के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे एस बता दो भाई, एस कितना होगा? 100 माइनस एक्स इंटू स्मॉल आर। तो आर और एक्स दोनों मिल गए। ये जो एक्स है, इस एक्स को बैलेंसिंग लेंथ भी कहते हैं। इस एक्स को बैलेंसिंग लेंथ भी कहते हैं, एक्स बैलेंसिंग लेंथ भी है।
बैलेंसिंग लाइन। अब बैलेंसिंग कंडीशन यूज कर लो, P बाई क्यू इज R बाय S, सो P बाई क्यू इज R। R कितना है? XR, 100 माइनस XR, ये कैंसिल हो गया। P बाई क्यू आ गया X बाय 100 माइनस X। सो ये फाइनल इक्वेशन है। तीन चीजें इसमें, P, Q और X। जब न्यूमेरिकल्स आते हैं, इन तीन में से कोई दो चीजें गिवन होती है, तीसरी पूछ लेता है। जब आप प्रैक्टिकल करते हो, लैब में प्रैक्टिकल भी है आपके पास, प्रैक्टिकल में आप रीडिंग लेते हैं एक्स, आप जो भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं वो ऑब्जर्वेशन ये एक्स होता है। फिर इस इक्वेशन से P गिवन होता है या Q गिवन होता है, तीसरी चीज आ जाती है। यहाँ तक बताइए, मुझे इतना समझ में आया आप लोगों के न्यूमेरिकल्स करते हैं? अगर डाउट है तो पिन पॉइंट करके बताओ कहाँ डाउट है, क्या परेशानी है। चलो, एक दो के रिस्पॉन्सेज आते हैं, बाकी सारे सो रहे हैं। से इसमें अगर दिमाग पे कंट्रोल नहीं है तो क्या करोगे आगे जाके, ये परेशानी है। दुनिया में कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, लोगों के, बच्चों के आईक्यू लेवल बढ़ते चले जा रहे हैं। 6 6 घंटे, 7 7 घंटे बच्चे एक साथ कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, करते हैं काम। तुम लोग 1.5 घंटे नहीं दिमाग चलता था एक जगह, आगे जिंदगी में कहाँ क्या कर पाओगे। सबका क्लियर है? रब कर दूं इस पूरे को? फिर कितना लिख डालो? ठीक है, तो इसे रब करते हैं, एक बेसिक सा न्यूमेरिकल करते हैं, जिस न्यूमेरिकल से सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज करना आ जाएगा, आर से समझ नहीं आया होगा। जैद मुझे एक बात बताओ, अगर एक बॉल है उसका प्राइस 5 रुपीज है, तो 10 बॉल का कितना होगा? मोहम्मद जैद, एक बॉल है 5 रुपए की है, 10 कितने की होगी? मल्टीप्लाई करें ना। यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, मीन्स 1 सेंटीमीटर जो लेंथ है उसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 सेंटीमीटर का अगर स्मॉल आर है तो 1 सेंटीमीटर का कितना होगा? एक्स इंटू आर। वेरी गुड। 100 माइनस एक्स का क्या होगा? 100 माइनस एक्स जो लेंथ है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? बस, तो यहीं से निकाल दिया मैंने, आर और एस निकाल दिया। बैलेंसिंग कंडीशन पता है, P बाई क्यू इज आर बाय एस, आर और एस की वैल्यू रख दी, देखो P बाई क्यू आ गया एक्स बाय 100 माइनस एक्स। देखो ज्यादा अब आया समझ में? एक्स को बैलेंसिंग लेंथ सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक्स के कोरस्पॉन्डिंग ब्रिज बैलेंस है, गिलवानोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा। खुशी हो गया इतना? सबका हो गया? बताओ मुझको, इसे रब करता हूँ। भाई मैं रब कर रहा हूँ ये। अच्छा, अब आपको गिवन है कि रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज इज 5 ओम। तो मीटर ब्रिज में जो लेफ्ट गैप है उसमें रेजिस्टेंस 5 ओम है। कैलकुलेट
resistance in right gap if balancing length is 40 सेंटीमीटर. बैलेंसिंग लेंथ अगर 40 सेंटीमीटर है तो बताओ मुझे क्या होगा. करके दिखाओ जरा, ऐसे सॉल्व करके दिखाओ. सो P दिया हुआ है, लेफ्ट गैप का मतलब है P दिया हुआ है, Q पूछ रहा है. जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा. फॉर्मूला यूज करना सीख जाओगे. भाई 4-5 लोगों के आंसर्स आए, सब करो कैलकुलेटर, बताओ. हो गया. इसे 1 मिनट और, इसके बाद मैं करूँगा. चलो भाई जरा चेक करो, ज्यादातर लोगों के कुछ आंसर्स आ तो रहे हैं. भाई सिर्फ इतना ही तो काम है. P/Q इज x बाय 100 - x. P की जगह 5 रख दो, Q की जगह Q रख दिया. x इज 40 बाय 100 - 4. तो 5/Q इज इट्स 40/60. So it's 2/3. Q is 15/2, 7.5. डाउट्स बताओ जिन लोगों के मैच नहीं कर रहे थे. कुछ लोगों के मैच नहीं कर पा रहे थे. भाई क्लियर है अब. ये तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था कि बस फॉर्मूला यूज करते कैसे हैं इसमें. निशान तुमने इसको भी ट्राई नहीं किया. चलो इसको रब कर दूं फिर मैं.
क्योंकि ऐसा तो नहीं आने वाला एग्जाम में, ऐसा तो नहीं देगा आपको। पी लेफ्ट आर्म का रेजिस्टेंस है ना जीशान, यहाँ देखो लेफ्ट आर्म में जो रेजिस्टेंस है वो पी है। पी की वैल्यू कितनी दी है, 5 ओम। राइट आर्म का रेजिस्टेंस कुछ क्यू है जो नहीं पता, x/100 जीशान। क्लियर हुआ जीशान? इसको रब कर रहा हूँ मैं। एक न्यूमेरिकल और लिखो, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो बहुत सीधा साधा था, कुछ चीजें यहाँ ऐड कर। सो इन अ मीटर ब्रिज, और ये भी आप लोग खुद ट्राई करोगे लास्ट वाले की तरह, और जिनका गलत हुआ था अब नहीं होना चाहिए वो। द नल पॉइंट is found at distance of 60 centimeter from it. If now a resistance of 5 ohm is connected in series with this, null point occurs at 50 centimeter. Find value of R and S. अब इस क्वेश्चन में क्या करा है इसने ना, पी क्यू आर एस के नाम बदल दिए। डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाला पी क्यू, ऊपर वाला आर और ये एस। If now a resistance of 5 in series with S, in series with S, तो इसके साथ एक सीरीज में लगा दिया। करिए, ट्राई कीजिए। अगर किसी को हिंट की जरूरत है तो मैं यहाँ हिंट लिख रहा हूँ, लेकिन बेहतर होगा अगर आप बिना हिंट के कर लो, तो P बाई क्यू की जगह R बाय S आ जाएगा। पहले X दिया हुआ है 60, अब S के साथ 5 ओम और आ गया, तो अब आएगा R बाय S प्लस 5, फिर x/100 माइनस x अब दिया है 50। चलो भाई ट्राई करो, R और S निकाल के दिखाओ। सॉल्व करिए, बताइए मुझे कितना आया आंसर। जैद 10 ओम क्या आया, आर और एस? ठीक है आमिर, तुम्हारा। आमिर तुम्हारा गड़बड़ है, चेक करो ये आर की वैल्यू है या एस की वैल्यू है।
आमिर सही है तुम्हारा, शाहीन का भी सही है, अरमान गड़बड़ है कुछ, चेक करो एक बार। जीशान, जीशान ये अगर एस की वैल्यू है तो सही है। हबीब सही है दोनों आंसर्स। देखो मजा तो तभी है जब तुम खुद सॉल्व करो। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ। तो जब आप x इक्वल टू 60 रखेंगे, नहीं खुशी कुछ गड़बड़ है। तो x को 60 रखोगे तो देखो पहले तो सिर्फ r बाय एस है, x इज 60 बाय 100 माइनस 60, ये आ गया। तो ये r बाय एस हो गया 60 बाय 40, 20 से कैंसिल कर दो, सो r बाय एस आ गया 3/2। इसके बाद यहां देख लो, r बाय एस प्लस 5, x 50 है, 50 बाय 100 माइनस 50, so r by s plus 5 is 50 है, 50 by 50 हो गया, so r by s plus 5 तो 1 होगा। डिवाइड कर दो 1 और 2 को, तो जब डिवाइड करोगे इट्स r by s डिवाइडेड बाय r by s plus 5 is 3/2 by 1, r से r कैंसिल हो गया, so s plus 5 by s is 3/2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2s plus 10 is 3s, S10 होगा। अगर S10 हो में तो आप S की वैल्यू रख दो, आपको R भी मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में S की जगह 10 रख दो, वन में रखोगे तो R आ जाएगा 15। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक आखिरी न्यूमेरिकल मीटर ब्रिज पर, फिर मीटर ब्रिज खत्म हो जाएगा। खुशी, नायला, रेशम, कमर सब क्लियर है सबका? एक नोट याद रखिएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज में जहां गैल्वेनोमीटर था, अगर वहां मैं सेल लगा दूं और जहां सेल था वहां गैल्वेनोमीटर लगा दूं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में जहां गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर की जगह सेल लगा दूं और सेल की जगह गैल्वेनोमीटर लगा दूं, सेल और गैल्वेनोमीटर अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो व्हीटस्टोन ब्रिज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज सेम रहता है। ऑन इंटरचेंजिंग सेल एंड गैल्वेनोमीटर कोई चेंज नहीं आएगा। निशान हो जाए तो बताना मुझे।
इसको याद रखिएगा कि ऑन इंटरचेंजिंग सेल एंड गैल्वेनोमीटर, अगर सेल और गैल्वेनोमीटर को आप इंटरचेंज कर दो, then balancing condition of Wheatstone bridge and meter bridge, भाई Wheatstone bridge में इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो meter bridge में भी नहीं पड़ेगा, and meter bridge does not change. तो अगर आप सेल की जगह गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर की जगह सेल ले लो तो बैलेंसिंग कंडीशंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बैलेंसिंग कंडीशन सेम रहती, लाइक P/Q विल बी R/S, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इतना लिख डालो, फिर एक न्यूमेरिकल देखो, जल्दी से लिखो इतना, एक न्यूमेरिकल और है. सकलेन संडे तो क्लास हुई नहीं थी, मंडे का यूट्यूब चैनल पर अपडेट हो गया होगा. इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट हो गया, मंडे वाला लेक्चर तो अपडेट हो गया. संडे क्लास नहीं हुई थी सकलेन. एक चीज और भी है, आप मतलब इस उम्मीद में कि हर लेक्चर रिकॉर्ड होगा, क्लास मत मिस किया करो. सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं, कुछ छूट भी जाता है, क्योंकि हम रिकॉर्डेड लेक्चर में नहीं डील करते हैं, कभी कभी कुछ छूट जाता है. अभी दोनों दोनों चीजें आ सकती हैं, थ्योरी में भी आया हुआ है, न्यूमेरिकल्स भी आए हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत आए हैं मीटर ब्रिज के ऊपर. जैसे यही जो अभी कराया था, इंटरचेंज करने पर फर्क नहीं पड़ता, ये आया हुआ है. लिखिए, एक क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन लिख लीजिए, सॉल्व तो हम नेक्स्ट क्लास में ही कर पाएंगे. Resistance R equal to 2 ohm is connected to one of the gaps in a meter bridge which uses a wire of length 1 meter. An unknown resistance X is connected in other gap balance point is noticed at L from the positive end of battery. जल्दी जल्दी लिखो. On interchanging R and X, balance point shifts by
20 centimeter. Calculate value of unknown resistance. At कहाँ है यार? Connected one of the gaps which use violence. At L लिखा है आमना. चलो जी लिख लिया. हाँ कल करेंगे इसको तो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे थर्सडे. आज यही छोड़ते हैं थर्सडे कंटिन्यू करेंगे. चलो जी आज यही छोड़ते हैं.